नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 इंडिया में। आपके साथ मैं हूं राधा कुंदेरिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। शासन से प्राप्त हुए निर्देशों के क्रम में बकायेदारों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों में रविवार को जनपद के विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक बार फिर से अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मथुरा शहर के अधिशासी अभियंता के नेतृत्व में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने 10,000 से ऊपर के बकायेदारों के द्वार पर पहुंचकर उन्हें वर्तमान में विभाग के द्वारा चलाई जा रही OTS योजना से अवगत कराया। वहीं इस दौरान विभागीय अधिकारियों के द्वारा स्मार्ट मित्रों को लेकर विद्युत उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लिया गया। इस दौरान अभियान के संबंध में मथुरा जनपद के उपखंड अधिकारी कैंट अंशुल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बकायेदारों को OTS योजना की जानकारी दिए जाने के साथ स्मार्ट मित्रों को लेकर उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि यदि किसी उपभोक्ता को अपने स्मार्ट मीटर को लेकर कोई परेशानी लग रही है तो वह निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना स्मार्ट मीटर चेक करा सकते हैं और स्मार्ट मीटर चेकिंग के शुल्क में भी कमी की गई है। पूर्व में इसकी फीस 531 रुपए थी, जिसे घटाकर अब 175 रुपए कर दिया गया है। सभी से अपील की थी और एक आपने पिछले दिनों देखा होगा कि हमने माइक से सभी जगह एडवर्टाइजमेंट भी कराया था कि हमारी एक मुश्त समाधान योजना चल रही है, जिसका अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठाएं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने 10,000 से ऊपर के जितने भी बकायेदार हैं सभी को व्यक्तिगत रूप से हमने जाके टच किया है। सभी से अनुरोध किया है कि आप अपना बिल यथाशीघ्र जमा करें और यदि आप पर इस समय बिल जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है तो जो एक मुश्त समाधान योजना है उसका लाभ उठाते हुए 30% अभी जमा करें और बाकी धनराशि जो है वो 31 मार्च तक जमा करें। तो आज हमने लगभग 35 उपभोक्ताओं के यहाँ स्वयं जाकर जो 10,000 से ऊपर के थे, उनमें से कुछ ऐसे भी कनेक्शन थे जो पहले से कई माह से कटे हुए चल रहे हैं और उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ऐसे उपभोक्ताओं को भी टच किया और सभी से अनुरोध किया कि वह इस योजना का अधिक से अधिक संख्या में लाभ उठाएं। और चूँकि प्रदेश सरकार ने यह योजना मार्च में लाई है तो एक मार्च में हमारे ऊपर टारगेट जो हमें पूरा करने होते हैं उसका भी दबाव रहता है, तो उसके मद्देनज़र भी आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण था। अच्छा, इस दौरान आपने स्मार्ट मीटरों को लेकर फीडबैक भी लिया उपभोक्ताओं से, किस प्रकार का ज़्यादातर रुझान प्राप्त हुआ? देखिए, आपने पहले भी देखा होगा, ये हमारी एक निरंतर प्रक्रिया है कि जब भी हम कहीं साइट पर जाते हैं, बेशक हो सकता है कि हम अपनी लाइनों के अनुरक्षण के संबंध में जा रहे हैं या उनकी पेट्रोलिंग के संबंध में जा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये निर्देश है कि हमें स्मार्ट मीटर संबंधी उपभोक्ताओं से फीडबैक प्राप्त करनी है, तो जब भी हमारा कहीं साइट पर जाना होता है हम ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर की फीडबैक प्राप्त करें। आज हमने लगभग 52 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर की फीडबैक प्राप्त की और उसमें कुछ उपभोक्ताओं की ये समस्या थी कि उनका कहना था कि ये स्मार्ट मीटर तेज़ चल रहा है, तो हमने सभी से अनुरोध किया कि अब स्मार्ट मीटर जो चेक करने की फ़ीस है, क्योंकि पहले 531 रुपये थी, वो अब घटाकर 175 रुपये कर दी गई है। तो हमने सभी से अनुरोध किया कि आप 175 रुपये जमा कराकर चेक मीटर लगवाएं और चेक मीटर में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है या चेक मीटर के थ्रू हमारा जो स्मार्ट मीटर है कहीं ये प्रमाणित होता है कि वह तेज़ चल रहा है, तो उसका लाभ आपको प्रदान किया जाए। यूपी के हमीरपुर जिले में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गंभीर रूप से नेत्र विकार से ग्रसित मरीजों की आंखों की आधुनिक मशीनों से जांच की गई। साथ ही साथ कई मरीजों के आंखों के लेंस चेक करवाने के लिए उन्हें सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मामला हमीरपुर जिले के सिविल सर्जन बंगला लक्ष्मीबाई पार्क का है, जहां आज नेत्र विभाग हमीरपुर और कुछ समाज सेवियों द्वारा निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जहां मरीजों को आंखों की जांच करते हुए मोतियाबिंदु से खराब हुई आंखों की लेंस चेक करवाने के लिए सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय भी भेजा गया, जहां उनका निःशुल्क ऑपरेशन कर लेंस का प्रत्यारोपण किया जाएगा। नेत्र शिविर आपने आयोजन किया, क्या मतलब इसका मकसद था, क्या उद्देश्य था? मकसद ये था कि ये कोरोना वायरस आया और 1 साल लगभग पूरा चला और उसमें जो है कहीं आँख कर कैंप भी नहीं हुआ और उसमें जो है मरीज काफ़ी परेशान रहा इसमें। तो अब कोरोना लगभग ख़त्म हो आया है और वैक्सीन भी आ गई है, तो ये सोचा कि चलिए समाज में जो है समाज सेवा के हिसाब से ना हमने जो है ये फिर नेत्र शिविर लगाया है, जिसमें सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। चश्मा, दवा और मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो होगा उसमें जो लेंस पड़ेगा वो सारी चीज़ें सब फ्री हम सेवा कर रहे हैं। क्या कोरोना की उसमें जो है संक्रमण में कुछ आँख के ऊपर भी कुछ फर्क पड़ता है क्या इसका?
नहीं, इसका कुछ नहीं है कि जो है कोरोना की वजह से आँख पे जो है फर्क पड़े, उससे कोई वो टटलू काटने के आरोपी जुम्मा को पकड़ने पहुंची हरियाणा के भिवानी जिले के बहल जेल थाने की पुलिस ने जुम्मा की पत्नी पर जुम्मा को भगाने के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मथुरा जनपद के थाना गोवर्धन के गांव देव से रस के समीप मालीपुरा का है, जहां पर हरियाणा पुलिस की टीम के द्वारा विगत कुछ महीनों से वांछित चल रहे जुम्मा पुत्र उमेद सिंह के घर पर दबिश देने पहुंची, जहां जुम्मा की परिवारीजनों ने हरियाणा की भिवानी जनपद की बहल पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके कारण जुम्मा मौके से भाग जाने में सफल रहा। हरियाणा पुलिस का आरोप है कि उसकी पत्नी के द्वारा उसको भगाने में सहयोग किया गया और उनकी गाड़ी पर भी पथराव कर शीशे को तोड़ दिया गया। इसकी सूचना हरियाणा पुलिस के द्वारा गोवर्धन थाने में दी गई, लेकिन अभी भी गोवर्धन पुलिस मामले की जानकारी में जुटी है और मामले को टालने में व्यस्त है। वहीं हरियाणा पुलिस के एसआई जितेंद्र के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। यूपी के हमीरपुर जिले में एक बर्थडे पार्टी में बुलाई गई बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए। इसी दौरान एक सरकारी अध्यापक ने डांस के साथ ही नोटों की बारिश करते हुए अपनी लाइसेंसी असलाह से फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। मामला है हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र के पचखुरा गांव का, जहां पर एक बीती रात बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम में 4 बार बालाओं को बुलाया गया था। बार बालाओं के डांस के दौरान प्राइमरी के अध्यापक प्रेम प्रताप यादव ने रुतबा दिखाते हुए बार बालाओं पर जमकर नोटों की बारिश की और डांस करते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान अपने लाइसेंसी असले से फायरिंग शुरू कर दी। अब पूरे मामले का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा और वनवास काट कर जब वह अयोध्या पहुंचे तो पूरी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था। कुछ इसी तरह की कहानी हरदोई के रिंकू उर्फ गुरप्रीत सिंह की है, जो 12 साल की उम्र में पढ़ाई के डर से घर से वर्ष 2007 में चुपचाप निकल गया था और तब से 14 साल बाद अब उसने होली से पहले अपने घर वापस लौटकर पूरे परिवार को खुशियों के रंग से सराबोर कर दिया है। हरदोई के सांठी थाना इलाके के सैतियापुर गांव के मजरा फिरोजापुर में जवान बेटे और उसकी मां को देखकर शायद आपको सब कुछ सामान्य लग रहा हो, लेकिन यह कहानी बिल्कुल बॉलीवुड की कहानियों की तरह ही है। दरअसल तस्वीरों में सरदारों की तरह पगड़ी बांधे जिस युवक को आप देख रहे हैं, इसका असली नाम रिंकू है, जो इसी गांव के रहने वाले सरजू और सीता के चौथे नंबर का पुत्र था। आज से लगभग 14 वर्ष पूर्व 2007 में रिंकू को उसके पिता ने पढ़ाई को लेकर डांट दिया था, जिसके बाद रिंकू अंदर नए कपड़े और बाहर पुराने कपड़े पहनकर चुपचाप घर से लापता हो गया था। बेटे के लापता होने के बाद पिता ने उसकी तलाश भी की, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता अपने बेटे के न मिलने पर उसके साथ कुछ अनहोनी होने की नियति मानकर शांत बैठ गए। लेकिन अचानक होली से पहले परिवार में खुशियों का रंग तब भर जाता है जब रात रिंकू 14 साल के बाद उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल 12 साल की उम्र में घर से निकलने के बाद रिंकू किसी ट्रेन में बैठकर लुधियाना पहुंच गया था, जहां उसे एक सरदार ने शरण दी और अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसे काम भी दे दिया। उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते करते रिंकू ने ट्रक चलाना सीखा और ट्रक चलाते चलाते वह खुद ट्रक का मालिक बन गया और फिर अचानक 14 साल बाद अपने परिवार के सामने आकर खड़ा हो गया। हमारा नाम वैसे रिंकू है। यहाँ 13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था, यहाँ से वैसे लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। वहाँ पे काम कुम करता रहा जाके, ठीक है, बाकी सब सही हो गया। अब गाड़ी गुड़ी होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा है फैमिली से मिलके। बाकी अब हमारा नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितने साल बाद आप? हम 13 साल बाद वापस आए यहाँ। कैसे पहचाना, कैसे आपने कैसे पहुँचे यहाँ, कैसे बस एकदम से पूछते याद आ पूछते गई? पहुँच गए। पहले तो मैं गलत चला गया था, आगे वो कोई छोड़ के गया घर जी। नहीं, घर पहुँचे कैसे, घर आए कैसे, कैसे जो है आए- आपने जाना कि घर पहुँचना है हमें? इधर जाना था कलकत्ते साइड, हरदोई से निकल रहा था। मैंने सोचा चलो अब घर जाते हैं। उधर गाड़ी खड़ी थी, एक्सीडेंट हो गई है, उसके पास जाना था। फिर मैं इधर आ गया। मैंने बोला चलो अब 1-2 दिन ही रुक जाते हैं। हमारा 12 साल का ये बेटा था। 12 साल में हमारा ये नल लग रहा था, नल पर काम हो रहा था। हमने कही बेटा ऐसा है, तुम चले जाओ, बेड लगाओ, हम लोग यहाँ काम करेंगे।
लेकिन इन्होंने बैंड वैंड कुछ नहीं लगाई, कपड़ा खींचे। तो हमने फिर शाम को कही, हमने के बेटा ऐसो है, तुम पढ़न नहीं गए, अब तुम्हें हम मरीबो हो, नहीं तो पढ़न जाओ। लेकिन जे पढ़न गए नहीं, कपड़ा नीचे नए पहने, ऊपर से पुराने पहन ले। हम लोगों को डाउट नहीं वो ये जाए कि अपने निकली है। हम लोग शाम को ढूंढते रहे, नहीं ढूंढे मिले। 2-4 दिन, महीना बाद, साल भर, फिर हम 12 साल हो गए। हमने कि अब का अब तो है नहीं। 12 साल बाद जे लौटे। 12 साल की 14 साल? 14 साल। क्या बताया? 14 साल। क्या बताया इन्होंने? 14 साल बाद लौटे, हमारे पैर छुए, हमने इनको पहचान नहीं पाया। इन्होंने हमारा नाम भी भूल गए। हमारे पास सूरत यादव रहते हैं, उनका नाम इनको ध्यान था। फिर इन्होंने कहा कि हमको वहाँ पहुँचाओ। यहाँ से गाड़ी ले गए, आगे ले जाए। ग्राम रईस ने गाड़ी मुड़वाई। जब उन्होंने बताया कि ठीक है चलो, उन्होंने अकात्मा से कह दिया क्या नाम रिंकू है, तब इन्होंने कहा हाँ। फिर ये हमारे पास आए, फिर भी पैर छुए, हमने इनको पहचान भी नहीं पाया। क्या इन्होंने बताया कहाँ गए थे? हमको यही बताया कि हम लुधियाना में हैं पापा, कोई परेशानी नहीं। अब हमको बहुत दुख भारी हुआ। हम ढूंढते ढूंढते अत गए, तो हमने आसरा ही इनका तोड़ दिया। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की भ्रमणशील मंडल शोभा यात्रा साधु संत महंतों के साथ ऊंट घोड़ों, बैंड बाजे व सुंदर सुंदर झांकियों के साथ श्री बड़ा उदासीन अखाड़ा बादशाहपुर से उदासीन अखाड़ा शाहपुर पहुंची, जिसका आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचने पर कोठारी महंत जैनेन्द्र मुनि के साथ उपस्थित बड़ी संख्या में बाहर से आए साधु संत महंतों के अलावा आसपास के ग्रामीणों ने भारी पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बादशाहपुर से लेकर शाहपुर आश्रम तक मार्ग में पड़ने वाले ग्राम निवासियों ने साधु संतों का आशीर्वाद लेकर शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान पैराग्लाइडर से भी शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा होती रही। बड़ा उदासीन अखाड़े का भ्रमणशील मंडल सनातन धर्म की धर्म पताका फहराते हुए लक्सर में 2 मार्च को पहुंचा था। यह शोभा यात्रा 21 मार्च को बड़ी शानो शौकत के साथ धारीवाला गांव पहुंची, जहां पर डीएम हरिद्वार व एसएसपी हरिद्वार शोभा यात्रा में शामिल हुए, जो कि महंतों के साथ साथ पैदल चलकर शाहपुर बड़ा उदासीन अखाड़ा पहुंचे, जहां से यह फेरूपुर होती हुई कनखल पहुंचेगी। वहां बड़ा उदासीन अखाड़े में धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। बड़ा उदासीन अखाड़े का प्रथम स्नान 4 अप्रैल को होगा। इस दौरान हरिद्वार लक्सर मार्ग पर पथरी थाना अध्यक्ष अमरचंद शर्मा भारी पुलिस बल के साथ पूरे रास्ते शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहे। आप जो देख रहे हैं श्री सात पंच परमेश्वर श्री पंचायत ब्राह्मण श्री मंडल, हम लोग जो नगर प्रवेश चल रहा है 3 तारीख से, पहले 3 तारीख को हम लोग ने लक्सर से पिबली आश्रम, फिर पिबली से ऊद आश्रम में, ऊद से फिर हम लोग ये सुल्तानपुर होते हुए मटोली, फिर आपस सुल्तानपुर से बादशाहपुर, आज बादशाहपुर से हम लोग शाहपुर श्री पंचायत अखाड़ा बड़ा उदासीन के शाखा आश्रम में पहुंच रहे हैं। सर पहली बार हम लोग की जो आप लोग देख रहे हैं दिनों से, और एक प्राचीन परंपरा, कोई आज की परंपरा नहीं है, पूरा एक ग्रामीण लोग पंच परमेश्वर के हर 12 साल बाद बड़े दिल से श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ पंच परमेश्वर के बड़े सब परिवार के साथ स्वागत करते हैं। और आज हम लोग जहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उत्तराखंड के जो हमारे जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, सबसे बड़ी कुंभ मेले में इनकी जो बड़ी सेवा की भागीदारी होते हैं। तीनों शाही सन से लेके 13 अखाड़ों की जो शाही प्रवेश होते, उसमें फिर कानून व्यवस्था, फिर उत्तराखंड की सीमा को देखना, और इस समय जो पूरे देश में नहीं, एक दुनिया में जो परिस्थिति बना हुआ है, उसमें पुलिस प्रशासन हर जगह पर इनको मुस्तैद खड़ा रहना पड़ता है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर निजामपुर गांव में 15 मार्च की रात एक महिला के द्वारा अपनी ही पूर्व सास के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
10 साल पहले इस युवती की शादी मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर गांव निवासी वेदपाल के साथ हुई थी, जिसके 2 बच्चे भी हैं। 2 साल पहले दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों ने सहमति से तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद से महिला गांव में ही वेदपाल के चचेरे भाई के साथ रह रही है। वेदपाल का आरोप है कि तलाक होने के बाद भी महिला कुछ संपत्ति के लालच में हमारे साथ मारपीट करती रहती है कि 15 मार्च की रात महिला ने हमारी मां के साथ मारपीट कर दी थी, जिसके बाद मां बुरी तरह से घायल हो गई है, जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद वेदपाल ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये पुलिस के संज्ञान में ये बात आई थी कि एक पुत्रवधू द्वारा अपनी सास के साथ मारपीट की जा रही थी। इसको पुलिस ने संज्ञान में लिया है और जो भी विधि सम्मत धाराएं हैं, जो एप्रोप्रिएट उसमें सेक्शंस हैं, उसमें मुकदमा कायम कर लिया गया है और जो भी आगे की कार्रवाई होगी उस पर हम लोग जो है विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। महिला का आरोप है कि पुत्रवधू को तलाक हो चुका है, फिर भी वो प्रॉपर्टी के लिए दबाव बना रही है, बार बार मारपीट की गई, इससे पूर्व भी नहीं, अभी तो सारे ही पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें जो आईओ है वो अपॉइंट हो गया है, तो सारे ही पहलुओं पे इस पर जांच की जाएगी और जो सही है वही कार्रवाई इस पर करी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए News 11 इंडिया। नमस्कार।